गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपकी बुक असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट सेकंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। मैंने आपको सेकंड यूनिट में काफ़ी कुछ बता दिया था। अब जो और कुछ बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको कल जो थिंकिंग है, चिंतन, उसकी डेफिनेशन वगैरह समझाई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको टाइप्स भी बता दिए थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई जो चिंतन को विकसित करने के लिए ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिससे हमारा चिंतन निर्मित होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसीलिए जो आज मैंने जो टॉपिक लिया है आपका, वो चिंतन के उपकरण, साधन, या फिर हम बोल सकते हैं स्तंभ। ये विभिन्न विद्वानों के मत हैं कि इन साधनों के अनुसार चिंतन विकसित होता है। और ये वो साधन है जो हमारे, आपको पता है कि जो चिंतन है क्या, कि हमारे अनुभव ही तो हैं, हमारे आइडिया हैं। ये सारे अनुभव धीरे धीरे क्या है, एक विशिष्ट गुण की तरफ बढ़ जाते हैं। अपन बोलते हैं कि भाई सामान्य से एक विशिष्ट गुण की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे हमारी जो सोचने का जो तरीका है वो एक अलग ही मनोभाव पैदा करता है। अब यहाँ पे हम अगर इन टूल्स की बात करें, जो थिंकिंग पावर है उसके जो टूल्स हैं, यानी चिंतन के जो उपकरण है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके साधन है, या फिर हम बोल सकते हैं ये स्तंभ है। ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कि भाई ये चीजें हमारे चिंतन को विकसित करने के लिए ये मुख्य साधन एक भूमिका निभाती हैं। तो मैंने इसको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। मैंने इसके 5 निम्नलिखित साधन है। वैसे साधन हम बोलते हैं कि काफी साधन हो सकते हैं, बट ये मुख्यतः ये 5 साधन आपको ही समझने हैं। यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रतिमाएं या बिंब, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, या प्रतिमाएं या बिंब, आपको सभी को पता है कि मानव अपने अनुभव धीरे धीरे क्या करता है, इकट्ठे करता चला जाता है। और किसके माध्यम से करता है, एक प्रतिमा के माध्यम के द्वारा, या उसके मस्तिष्क में एक जो बिंब, एक मस्तिष्क में जो इमेज बनती है, उसके द्वारा उसका चिंतन और ज्यादा विकसित होता चला जाता है। अब आपको पता है कि भाई मस्तिष्क के अंदर ये बिंब हो सकता है कि बिंब को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है कि जो प्रतिमाएं हैं वो निर्मित किस तरह हो सकती हैं। तो मैंने इसको सब कैटेगरी में डिवाइड करा था। मैंने बताया था कि सबसे पहले स्मृति प्रतिमा, हमारे दिमाग जो हमारी मेमोरी है, वहां पे भी कहीं ना कहीं हमारी जो स्मृति है, उन प्रतिमा के द्वारा हमारे अनुभव कैसे होते हैं, अनुभव विकसित होते हैं। फिर मैंने लिखा है कि दर्शी प्रतिमा, सेकंड मैंने लिखा है दर्शी प्रतिमा। कई बार हम किसी चीज को देखकर हमारे मस्तिष्क में उसके विचार हम रखते हैं। भाई जब हमारे सामने, आपको मैंने कंसेप्चुअल डेवलपमेंट पढ़ाया था, कंसेप्चुअल के बारे में बात की। तो कंसेप्चुअल का मतलब यहाँ पे यही था कि भाई हमने क्या किया था कि हम उसके बारे में, जो हमने देखा है उसके बारे में हम सूचना निर्मित कर रहे हैं अपने किसके द्वारा, अपने मनोविचारों द्वारा, हमारे जो विचार है, हमारी जो थिंकिंग है। फिर मैंने लिखा है शैली, यानी सुनकर, उसके बाद देखकर। किसी चीज को हम देखते हैं, जैसे भाई कोई भी एक्टिविटी है उसको बच्चा देखता है, फिर वो खुद अप्लाई करता है देखने के बाद। क्यों अप्लाई करता है, क्योंकि उसके सामने उस प्रतिमा की इमेज बनी है। अपन जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने क्या है कि सोशल लर्निंग के बारे में जरूर बात की थी कि भाई समाज के द्वारा निर्मित जो अधिगम है वो सामाजिक अधिगम कहलाता है। कि भाई हम जो चीज हमें दिखाई देती है उसी चीज की हमारे दिमाग या हमारे इमेज पर हमारे एक इमेज बनती है उसको देखने के बाद, यानी सुनने के बाद या फिर देखने के बाद। यहाँ पे मैंने लिखा है शैली, यानी कई बार हम किसी चीज के बारे में सुनते भी, यानी सुनने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई हो सकता है कि भाई उस चीज को मैंने कल उदाहरण दिया था कि हमने कभी पहाड़ियां जो माउंट्स हैं वो देखे ही नहीं, बट हमने सुना तो है। अब सुनाने वाले ने हमें क्या करा, एक ऐसी इमेज हमारे मस्तिष्क में डेवलप की है जिससे हमें सोचने के लिए मजबूर किया कि यार ऐसा हो सकता है क्या। जैसे हमारी नानी बोलती थी कि भाई रात की कहानियों में कि सो जा नहीं तो शेर आ जाएगा। तो हमारे दिमाग में क्या था, इमेज बनने की थी कि यार शेर आने के बाद वो हमें खा जाएगा। ये सारी चीजें हमें क्या बनाती है, हमारे दिमाग में प्रतिमा बनाती है, हमारे चिंतन को विकसित करती है। तो एक साधन के रूप में गिनी जाती है कि भाई हमारा जो चिंतन है इन साधनों द्वारा निर्मित होता है। फिर मैंने बात की थी कल्पना
कुछ चार ऐसे होते हैं कि हाइपोथेसिस होते हैं, यानी कल्पना होती है। अब कल्पना के अनुसार अगर समझे तो हम आप बताते हैं कि भाई कल्पना के द्वारा कई बार हम सोचते हैं कि यार मुझे तो ये बनना है और हम बन भी जाते हैं, केवल हमारी कल्पना है। भाई मेहनत हमारी अपनी जगह है, बट हम कल्पना के द्वारा हम ये सोच लेते हैं कि भाई मुझे कल्पना करनी है, मुझे बनना है। कई बार चित्रकार अपनी कल्पना के द्वारा इतनी अच्छी पेंटिंग तैयार कर देता है कि उसे पता भी नहीं होता, लेकिन उसकी कल्पना होती है। कई शायर ऐसे होते हैं कि कल्पना द्वारा शायरी इतनी अच्छी कर लेते हैं। जैसे अपन सब भी हैं कि भाई हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम भी शायरी करने लग जाते हैं भाई कल्पना के द्वारा कि भाई हमारी कल्पना इतनी अच्छी है। तो ये साधन है किसको, चिंतन को विकसित करने में। जो हमारी प्रतिभा है इसके द्वारा क्या है, एक अनुभव इकट्ठे होते चले जाते हैं हमारे पास इन द्वारा, कि ये तो क्या एक साधन के रूप में गिने जाते हैं कि हो सकता है कि भाई हमारी मेमोरी पावर, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर जाकर हमारे मस्तिष्क में वो कौन से मनोभाव पैदा करते हैं। चाहे वो दृश्य हो सकता है, चाहे वो शैली हो सकता है, या हो सकता है कि ऑडियो हो सकता है, ऑडियो विजुअल हो सकता है, एंड हाइपोथेसिस एंड कल्पना के रूप में भी हमारे सोचने के साधन विकसित होते हैं, हमें चिंतन करने की योग्यता निर्मित हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि प्रतिमाएं और बिंब, जिसे हम इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, ये चिंतन को विकसित करने का सबसे मुख्य साधन माना जाता है। फिर हम सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे संपत्ति से लगाया था। आपको पता है कि भाई संपत्ति इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन द साइकोलॉजी। आज के युग में संपत्ति को समझना बहुत एक अच्छी बात है कि भाई हम सामान्य अगर बात करते हैं तो भाई संपत्ति के भाई किसी सामान्य वस्तु के लिए हमारे उसकी सारी जो उसके गुण हैं उन गुणों को मिलाकर एक नया एक प्रारूप निर्मित कर लेते हैं, वो हमारा संपत्ति है, वो उसके प्रति संपत्ति है। जैसे कई बार अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है ना कि भाई खुद का आत्म संपत्ति क्या है, तो अपने जो इंटरनल जो अपने विचार हैं, हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट है। बट यहाँ पे कंसेप्ट है, कंसेप्ट को अगर साइकोलॉजी से अगर हमें समझना है, अगर साइकोलॉजी के रूप में हमें समझना है, तो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में कुछ शब्द लिखे हैं। ये शब्द इतने अच्छे शब्द हैं कि कंसेप्ट को समझना बहुत आसान कर देते हैं, क्योंकि A.K. सिंह की जो मनोविज्ञान की जो बुक है उसके अंदर उन्होंने कंसेप्ट को इतने अच्छे से समझा रखा है कुछ लाइनों के अनुसार कि भाई कंसेप्ट इस तरह से हम समझेंगे तो हम कंसेप्ट को आसानी से समझ लेंगे। तो कंसेप्ट को समझने के लिए देखो कि जब गुणों के फीचर्स का मतलब यहाँ पे होता है कि उसके बहुत सारे गुण, उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी एक नियम द्वारा जोड़े दिए जाते हैं, एक नियम के अनुसार जोड़ दिए जाते हैं, तब उससे एक मेंटल फॉर्म बनती है। एक क्या बनता है, एक मानसिक प्रारूप बनता है। मैंने यहाँ पे लिखा है मेंटल फॉर्म, यानी एक मानसिक प्रारूप बनता है। और वो मानसिक प्रारूप क्या होता है, वो मानसिक प्रारूप ही कंसेप्ट होता है। वो मानसिक प्रारूप क्या होता है, वो मानसिक प्रारूप क्या है, वो कंसेप्ट है। कंसेप्ट इसलिए है कि भाई कई बार जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको कि हमने 4 जानवर लिए, उसमें बकरी ली, गाय ली और कुत्ता भी ले लिया चलो, और उसमें एक भेड़ और ले ली। अब मैंने बच्चों को बता रखा है इन सारी चीज़ों के बारे में कि भाई गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, भेड़ दूध देती है, और कुत्ते का दूध हम नहीं निकालते क्योंकि वो पालतू जानवर है उसलिए। अब हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, अगर इन तीनों उनके मेंटल जो फॉर्म दिमाग में बन रहा है तो वो अंदाजा अपना हिसाब उसमें वर्गीकृत कर लेंगे कि भाई ये 3 जानवर तो क्या है, ये दुधारू जानवर हैं, और कुत्ता केवल ध्यान रखने के लिए काम आता है। एक मेंटल फॉर्म बनेगी इसकी, उसके जो फीचर्स थे, यानी फीचर्स का मतलब है कि जब उसके कई गुण मिलाकर एक गुण विकसित कर लेते हैं कि जब अगर मैं बोलूँ कि भैंस को देखने के बाद तुम उस पर एक निबंध लिखो, तो बच्चा लिखेगा कि भैंस के 4 पाँव होते हैं, 2 सींग होते हैं, दूध देती है, उसे घर में पालते हैं। वो सारी चीजें क्या बन रही है, वो सारी की सारी चीजें बन रही है मेंटल फॉर्म। और मेंटल फॉर्म से क्या निर्मित हो रहा है, चिंतन निर्मित हो रहा है कि बच्चा एक चिंतनशील हो रहा है। तो ये भी एक साधन है कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे हिंदी में
संप्रत्य है कि संप्रत्य किस तरह विकसित होता है। तो अगर आप अच्छे से जानते हो संप्रत्य को कि संप्रत्य क्या है कि और जो मेंटल फॉर्म बनती है, और जो मेंटल फॉर्म बनने के बाद अगर मैं उससे कहूं तो उसका नाम होता है कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट का प्रारूप। कि भाई कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है कि जब गुणों या जो फीचर्स होते हैं जब एक वो नियम में जुड़ जाते हैं तो उससे जो एक फॉर्म बनती है उसे हम कहते हैं मेंटल फॉर्म या मानसिक प्रारूप। और मानसिक प्रारूप से भी प्रारूप जब बन जाता है तो उसको नाम देते हैं साइकोलॉजी में कंसेप्ट फॉर्मेशन, यानी संप्रत्य का प्रारूप निर्मित हुआ है। यानी हमारे अंदर एक क्या है, एक चिंतन डेवलप हुआ है जो हमारी एक एबिलिटी को बताता है, हमारी किसको बता रहा है, हमारी योग्यता को बता रहा है। इसलिए संप्रत्य को हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टूल्स है। किसका ये टूल्स किसका है, ये टूल्स है थिंकिंग का। टूल्स किसका है, ये टूल्स है थिंकिंग का। अगर हमें संप्रत्य अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि हमने चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए हम असिस्ट कर रहे हैं उस बच्चे को। भाई बच्चे के अंदर हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इसीलिए डाल रहे हैं कि बच्चे ने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के जो एक सामान्य नियम बताए थे हमने, उसने क्या करा, एक विशिष्ट नियमों के अनुसार उस मेंटल जो प्रारूप बना उसका, उसने इसका मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की उसकी एबिलिटी को दिखा दिया है कि भाई कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होती है। फिर अब अपन बात करते हैं सेकंड में कि भाई सेकंड की अगर बात करूं तो प्रतीक या चिन्ह जिन्हें बोलते हैं सिंबल्स या साइंस। साइन आपने देखा है कि कई बार अपन रोड पे चलते हैं, रोड पे चलने के बाद आपको पता है कि रूट चिन्ह बने हुए होते हैं। रूट चिन्ह देखे ना आपने, रूट चिन्ह बने होते हैं। कई बार स्कूल का चिन्ह बना होता है, बच्चा खड़ा होता है, स्कूल दिखाई देता है। कई बार अस्पताल का प्लस का चिन्ह होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ब्रेक की अपनी जो स्पीड की गति है उसे धीरे कर लेते हैं। बोलते कुछ नहीं भाई, बोलते क्यों नहीं, क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये चिन्ह क्या है कि चिन्ह बोलते नहीं है, ये मुख है, ये मुख बधिर है कि बोलते नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये चिन्ह बोलते नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, एक चिंतन विकसित हो जाता है इन चिन्हों को देखने के बाद, इन चिन्ह इन साइनों को देखने के बाद। जैसे कि एक बार क्या अपन जोड़बागी करते हैं कि 2 + 2, तो इसका मतलब है कि जो ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह क्या कर रहा है, एक चिन्ह हमें बता रहा है कि 5 + 2 = 7 होंगे। इसका मतलब है कि इसमें किसी ने बोला नहीं है कि तुम्हें प्लस करो, बट हमने इसके चिन्ह, इसकी प्रतीक को देखकर हमने समझ लिया है, क्योंकि ये भी हमारे चिंतन का एक साधन है या उपकरण या टूल्स जिसे हम बोलते हैं, या एक स्तंभ पावर है। यानी हमारे मानसिक जो मानसिक प्रारूप है उसके अंदर इस तरह से भी हमारा चिंतन विकसित होता है। फिर मैं बात करता हूँ फोर्थ की, भाषा की। भाषा से आप जानते हो कि कई बार भाई मैं भी छोटा था जब, कई बार छोटे थे जब हमें पता है कि जैसे जैसे हमारी हमें भाषा का ज्ञान होने लगा, कई बार हम जब टॉयलेट के लिए हाथ उंगली खड़ी करते थे और जैसे टीचर ने गर्दन हिलाई तो हमने क्या सोचा कि यार सर ने हमें बोल दिया कि हमें बाहर जाना है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें एक चिंतन, हमारे मस्तिष्क में एक चिंतन था कि भाषा ने क्या करा था कि जैसे कई बार एक बच्चा मुस्कुरा जाता है तो इसका मतलब है कि बच्चा हमारे लिए अच्छा महसूस कर रहा है। और कई बार बच्चे वहां से डर के जाते हैं, तो डरने के बाद क्या है कि यार अपन तो यहाँ से चलो भाई, बच्चा डर रहा है। तो ये भाषा लैंग्वेज भी हमारे मस्तिष्क में एक चिंतन को विकसित करने का मुख्य साधन मानी जाती है कि इस तरह से अगर चिंतन को विकसित किया जाए तो भाषा का माध्यम भी क्या है, एक चिंतन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लास्ट मैंने बचा है वो है केवल फॉर्मूले। फॉर्मूले को आपको मैंने अभी बता ही दिया था, मैंने जहाँ पे यहाँ चिन्ह लिखे थे, फॉर्मूले लिखे थे कि कई बार हमारे पुराने जमाने में हमारे कितने श्लोक निर्मित हैं, श्लोक हैं। जैसे आज विज्ञान के अंदर हम फॉर्मूला देखते हैं और हम फटाफट उसका हल निकाल लेते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले लगे हुए थे। तो बहुत बड़ी जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम बहुत छोटे टाइम में अपना आंसर निकाल लेते हैं। वो क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले से ही निर्मित है फॉर्मूला कि भाई इस फॉर्मूले से अगर इसका निर्माण ऐसे हो जाएगा तो हम उसमें से वो फॉर्मूला ढूंढते हैं और फॉर्मूला बनाने के बाद उस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमारी प्रयोगशालाओं में, साइंस में आपने सबने देखा है। लेकिन वो फॉर्मूला क्या करता है कि उस जो फॉर्म होती है उसको बहुत कन्वर्ट कर देता है छोटी फॉर्म में, कि भाई अगर इस तरह से हम किसी प्रयोग को करेंगे तो ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ही चिंतन है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला
चिंतन है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर चिंतन को विकसित करना है तो चिंतन को विकसित करने के लिए हमें ये महत्वपूर्ण साधनों को जानना होगा कि भाई चिंतन किस तरह विकसित होता है। और आपको पता है कि आप सब बीएड के स्टूडेंट एक अच्छे टीचर बनोगे, तो एक अच्छे टीचर बनने के लिए आप इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाके एक आप अच्छा टीचर बन पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर जब आप असिस्ट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें, चाहे इमेज हो सकती है, चाहे कंसेप्ट हो सकते हैं, चाहे सिंबल हो सकते हैं, चाहे लैंग्वेज हो सकती है, या फिर प्रॉब्लम लग सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उन्हें असिस्ट करने के लिए मजबूर करेंगी कि यार बच्चे की जो एबिलिटी है, जो उसका अचीवमेंट लेवल है, वो किस तरह विकसित हो रहा है। क्या बच्चा संपत्ति को निर्मित कर रहा है, क्या बच्चा कंसेप्ट फॉर्मेशन बना रहा है, क्या उसकी मेंटल फॉर्म इतनी अच्छी है क्या कि जिससे वो एक नया प्रारूप को समझने में उसे मदद मिल रही है, क्या बच्चा क्या इन प्रतीकों के आधार पर अपने आप द्वारा किसी चीज़ को समझ रहा है क्या, क्योंकि उसे सोसाइटी में रहना है, इन सारी चीज़ों को जानना है, उसमें चिंतन विकसित हो रहा है क्या। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद ही आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो और आपको मज़ा आएगा देखना पढ़ाने। जब आप बात करते हो पढ़ाने की तो आपको मज़ा आएगा, तब इन चीज़ों का बहुत ही उपयोगी मानी जाएगी कि भाई चिंतन के ये उपकरण हमारे लिए क्यों है। कि भाई हम तो सोचते हैं कि बीएड करने के बाद हमारा कोई मतलब नहीं है, पढ़ने की चीज़ें हैं, बट ये अगर मनोविज्ञान के अनुसार आप इन चीज़ों को पढ़ते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको ये बताती हैं कि भाई चिंतन को किस तरह विकसित किया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से स्तंभ हैं या ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिसके द्वारा हम चिंतन को निर्मित करते हैं, चिंतन का पता लगाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।